हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 4 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। सबसे पहले तो आज महावीर जयंती है, तो आप सभी को महावीर जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर सी सेट के लेक्चर्स कब आएंगे। देखो, सी सेट के लेक्चर आपको आज मिलेंगे डेफिनेटली। ठीक है, आज हम क्लॉक डिस्कस करेंगे इसके अंदर। एक्चुअल में हुआ क्या था कि कल ही ये टॉपिक आने वाला था, बट मेरे कुछ और लेक्चर्स थे एंड कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा जो गला था उसमें काफ़ी पेन होने लग गया एंड उस वजह से मैं लेक्चर आपका नहीं रिकॉर्ड कर पाया। बट आई विल मेक श्योर कि आज आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो एंड आपको शाम तक वो डेफिनेटली मिल भी जाएगा, तो सभी लोग उसको ज़रूर देखिएगा। राइट, चलते हैं आज की न्यूज़पेपर की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारे वायनाड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राहुल गांधी जी, उनको सूरत के कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। ठीक है ना, कहने का मीनिंग क्या, उन्होंने दो चीजों के लिए फाइल किया था। पहला था सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जो कि एक तरह से उनको प्रोवाइड कर दिया गया है क्योंकि उनको बेल यहाँ पे मिल गई है। दूसरी चीज, कन्विक्शन के अगेंस्ट जो उनकी अपील है वो 13 अप्रैल को सुनी जाएगी। तो काफी ये न्यूज एंड ट्रांजिशन रहेगा आने वाले काफी टाइम के अंदर, तो इसको हम एक बार काफी डिटेल में लेटर पार्ट्स में देख लेंगे। राइट, उसी तरह से इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की डिस्कशन की तरफ बढ़े, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2024 के लिए हमारा फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, जो बेस्ड है यूपीएससी के चेंजिंग ट्रेंड्स के हिसाब से ऑन द बेस्ड ऑन सीटीआर मॉडल, क्लास टेस्ट रिवीजन मॉडल। यहाँ पर फोकस इस तरह से किया गया है ताकि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ ही साथ आपको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट, आपकी मल्टीपल टाइम्स रिवीजन एंड साथ ही साथ एवेल्युएशन भी होती रहे, ताकि जहां पर भी आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो ना, उसको ठीक करने के लिए उसी टाइम हम एफर्ट ले पाए। ठीक है, अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे, कहीं ना कहीं आपने टेस्ट नहीं किया, इट शोज कि आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे। तो जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स है, उन्हीं सभी हिसाब से इस पर्टिकुलर मॉडल को डिजाइन किया गया है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, स्मार्ट शीट ट्रैकर्स हो गया, वीकली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड्स हो गया, मेमोरी क्रिएटर हो गया, ताकि आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में क्रैक करने में जो दिक्कतें आती हैं उनको दिक्कतों को हम रिजॉल्व कर पाए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप इस नंबर 9920613613 पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ ही ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 23 अप्रैल से। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। साथ में नीचे मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया है, वहां पर भी आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो ताकि आपकी जो भी परेशानियां हैं उनको हम सॉल्व कर पाए। राइट, कल मैंने आपको होमवर्क दिया था सीपीटीपीपी और एपीएसी के बारे में। सर ये क्या है? सीपीटीपीपी देखो, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, और एपीएसी क्या था? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। जरा समझते हैं कि आखिर हम इनको डिस्कस क्यों कर रहे हैं। एक सेकेंड। इनको हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो यूके था, यूनाइटेड किंगडम, उसने रिसेंटली अभी अग्री करा है कि वो सीपीटीपीपी का मेंबर बनने वाला है, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का मेंबर बनने वाला है। अब समझते हैं क्या। देखो, एफटीए आप समझते हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, कंट्रीज क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग रिलेशन इंप्रूव करती हैं एंड कहीं ना कहीं जो ड्यूटीज है उसको काफी मेजर लेवल से उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 11 नेशंस हुआ करते थे, अब यूके भी उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 11 कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनाई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर एंड वियतनाम। तो ये सारी कंट्रीज ने एक हमें देखने को मिलता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे बनाया गया। ठीक है, ये साइन हुआ था कब? मार्च 2018 के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अभी इसको रिसेंटली ही फॉर्मेशन इसकी करी गई है। इसके साथ में आप नोटिस करोगे तो इसने ना दरअसल में टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को एक तरह से सक्सीड किया। पहले ये हुआ करता था, एक्चुअल में यूएस ने विड्रॉ किया 2017 में टीपीपी से, तो उसके बाद सीपीटीपीपी हमें फॉर्मेशन होते हुए इसकी देखने को मिल जाती है। तो जो भी इसकी कंट्रीज हैं, 11 की 11 कंट्रीज, अब तो देखो यूके भी आ रहा है, तो ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपीएसी की मेंबर्स हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एपीएसी यहाँ पे आपने डिस्कस किया ना कि जो 11 कंट्रीज पहले हुआ करती थी यूके से पहले, उनके वो सारी एपीएसी की मेंबर थी। तो एपीएसी क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमीज का एक 21 कंट्रीज का एक समूह है जिसको एस्टेब्लिश हुआ था 1989 के अंदर। सारी कंट्रीज ध्यान में रखनी है क्या? द आंसर इज नो। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ यूएसए इसका मेंबर है, यहाँ आपको चाइना इसका मेंबर देखने को मिल जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया इसको मेंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, पर एक बात नोटिस करना कि जो आपका इंडिया है वो ना ही एपीएसी का मेंबर है ना ही सीपीटीपीपी का मेंबर है। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे, सीपीटीपीपी का क्या फंक्शन है और एपीएसी का क्या फंक्शन है, वो दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। जो एपीएसी का सेक्रेटेरिएट है वो आपको सिंगापुर में देखने को मिल जाएगा। कंसेंसस के हिसाब से इसके डिसीजन लिए जाते हैं एंड कमिटमेंट्स वॉलेंट्री बेसिस के ऊपर। आप अपने आप पे एज आप जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो वॉलेंट्री बेसिस पे इसके जो डिसीजंस लेती हैं उसके हिसाब से, मतलब कमिटमेंट्स उसके प्रोवाइड करी जाती हैं। आई होप आप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब सर कल के लिए क्या होमवर्क है
कल के लिए आपको IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये बताना है कि ये क्या चीज है, ठीक है, किस चीज से लिंक्ड है, बाकी सारी चीजें इसकी जो भी डिटेल्स आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज CAT, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। देखो ट्रिब्यूनल वाला टॉपिक ना यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिटेल में ही इसको एक बार हम समझ लेते हैं। अब एक बार नोटिस करो, होता क्या है ना, हमारे जो भी केस होता है कहीं ना कहीं हम कोर्ट में चले जाते हैं, ठीक है ना, पर कोर्ट में भी तो देखो क्या होता है, कोर्ट में फिर काफी सालों साल लग जाते हैं, बहुत साल की पेंडेंसी हो जाती है। ऊपर से आप खुद देखो कि काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए ना हमें थोड़ी स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मान लो एनवायरनमेंट का कोई केस आ गया, तो होना चाहिए ना कुछ, मतलब उसके लिए एक तरह का स्पेशलाइजेशन, ठीक है। उसी तरह से कुछ आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर आ गया, कुछ टैक्सेस के ऊपर आ गया, तो अगर कोर्ट के ऊपर ही सारी चीजें डालते रहेंगे कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगी, कोर्ट के अंदर इतनी ज्यादा स्पेशलाइजेशन थोड़ी है। तो एक स्पेशलाइज्ड बॉडीज हम बनाने की यहाँ पे बात है ट्रिब्यूनल्स के अंदर, ताकि जो वर्कलोड है हमारे कोर्ट्स का कहीं ना कहीं हम उसमें उसको कम कर पाए, एंड साथ में ही जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको एक तरह से तेज कर पाए। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती हैं, ट्राइब्यूनल्स आ जाती हैं, जो कि एक तरह से क्या होती हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। थोड़ा मैं अगर आपको और डिटेल में लेके चलूँ ना, तो आप एक बार नोटिस करो कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे यहाँ पे ट्राइब्यूनल्स का कोई प्रावधान नहीं था। तो ट्राइब्यूनल आए कब, ये आए 42nd अमेंडमेंट, पता है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर हमने ट्राइब्यूनल्स को इनकॉर्पोरेट किया, और इसके अंतर्गत हमने एक पार्ट लेकर आए, पार्ट 14 है, ठीक है। यहाँ पर दो आर्टिकल्स हैं, 323A और 323B। बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, पर आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, समझाता हूं कैसे। देखो जो 323A की बात हो रही है ना, वो बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की। सर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का क्या मतलब है, देखो आपके जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक सर्विस से रिलेटेड कोई मैटर्स हो सकते हैं, बिल्कुल, उनको एस्टैब्लिश, उनके पर्पसेस के लिए इसको एस्टैब्लिश किया गया है। आई बात समझ में, कि आपके कोई भी जैसे इश्यूज होते हैं ना कि रिक्रूटमेंट हो गया, आपके कंडीशंस ऑफ सर्विस हो गया, इसके रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट्स हो गया, जो भी पब्लिक सर्विस मैटर होते हैं वो 323A के द्वारा देखे जाते हैं। इसके अलावा और जो भी मैटर होंगे वो 323B। सर और मैटर जैसे फॉर एग्जांपल आपका टैक्सेशन का मैटर हो गया, आपका लैंड रिफॉर्म्स हो गया, आपका अर्बन प्रॉपर्टी की सीलिंग्स हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल और लेबर हो गया, ये सारे के सारे बाकी मैटर्स के लिए यहाँ पे 323B है। तो सर फर्क क्या है 323 और A और B के अंदर, पहले तो देखो फर्क पता लग गया कि अलग अलग फंक्शन है। 323A पब्लिक सर्विस मैटर के साथ है, 323B बाकी मैटर्स के साथ है। इसके अलावा एक बात और नोटिस करो जो 323A है ना, ये बना सकता है कौन, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। आई बात समझ में, जो ये ट्राइब्यूनल्स बनाने हैं ना 323A के अंतर्गत, वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। जो बनाने हैं ट्रिब्यूनल 323B के अंदर अदर मैटर्स के लिए, वो पार्लियामेंट भी बना सकता है प्लस स्टेट लेजिस्लेचर भी, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ में ही यहां पर जो ट्रिब्यूनल बनेंगे 323A के अंतर्गत, यहां पर एक ट्रिब्यूनल बनेगा आपका सेंटर के लिए, और हर स्टेट के लिए एक या दो से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी एक बन सकता है। कहने का मीनिंग क्या, मैक्सिमम एक स्टेट को एक ही ट्रिब्यूनल मिलेगा। यहां पर क्या हो सकता है, देयर कैन बी अ हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स, मल्टीपल ट्रिब्यूनल्स बन सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 323 के A के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। तो तीन फर्क एसेंशियली पता लगे, 323A डील करता है पब्लिक सर्विस मैटर के साथ, 323B करता है बाकी मैटर्स। 323A बात करता है कि पार्लियामेंट सिर्फ बना सकता है, जो B वाला है वो पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर दोनों बना सकते हैं। 323A वाला क्या है कि यहाँ पर एक ही ट्रिब्यूनल बनेगा सेंटर के लिए, और हर स्टेट के लिए एक या मल्टीपल स्टेट्स के लिए भी एक हो सकता है। बी के अंदर हायरार्की ऑफ ट्रिब्यूनल्स हो सकती हैं। ये कुछ फर्क थे ट्रिब्यूनल के अंदर। अब आ जाओ वापस CAT के अंतर्गत, ठीक है। तो CAT कैसे बना होगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, खुद बताओ ना, अभी डिस्कस किया 323A के अंतर्गत होगा, तो इसको बनाया गया है एक्ट, मतलब पार्लियामेंट के थ्रू, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने इसके अंतर्गत 323A के अंतर्गत इसको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इन्हीं सभी पर्पसेस के लिए, कोई रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस में कोई दिक्कत आती है तो कहीं ना कहीं उसको हम सॉल्व कर पाए, इसके रिगार्डिंग ध्यान रखना। राजीव गांधी की प्राइम मिनिस्टरशिप थी जब CAT बनाया गया, ठीक है। 1985 में ना हमने एक्ट पास किया, समझने की कोशिश करना, हमने प्रावधान दिया है 1976 में, जो 42nd अमेंडमेंट है उसके थ्रू प्रावधान दिया है, पर इंडिविजुअली हम तो एक्ट तो पास करेंगे ना। जैसे CAT एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट आया 1985 के अंदर, उसी तरह से जैसे आप NGT एक्ट जानते हो, तो ये एक्ट के थ्रू बनी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जरूर है कि हम बना सकते हैं, पर बनाए कैसे गए हैं, इन एक्ट्स के थ्रू। उसी तरह से ATA एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट यहाँ पे देखने को मिला 1985 के अंदर, राजीव गांधी की अध्यक्षता के अंदर, ठीक है।
एक सीएटी हो सकता है, बाकी मल्टीपल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हो सकते हैं। यहाँ पर आपके ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो गया, सिविल पोस्ट जो भी सारी आती हैं अंडर सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, वो सारे इसके अंदर कवर हो जाते हैं। काम क्या है इसका, ताकि आपको इफेक्टिवली जस्टिस दिया जा पाए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स को, जुडिशियल मेंबर्स की एक बॉडी के थ्रू, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो ये क्या कर सकते हैं, ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड बॉडी की तरह एक्ट कर सकते हैं, उस तरह से अपनी नॉलेज को यूज कर सकते हैं इन इश्यूज को टैकल करने के लिए। चेयरमैन कौन होता है, हाई कोर्ट का या तो सिटिंग जज भी हो सकते हैं या रिटायर्ड जज भी यहाँ पे हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ट्रिब्यूनल्स के केस में जो हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। जो अलग अलग आपके इतने सारे प्रोसीजर्स होते हैं ना, जैसे सिविल प्रोसीजर कोड, तो कई बार ना हम इसी में उलझे रह जाते हैं, इतना इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर फोकस क्या होता है कि नहीं, आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो कीजिए, सामने वाली पार्टी को सुनिए, ठीक है ना। एक तरह से डिसीजन उसके बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं और ये अपने रूल्स और प्रोसीजर और प्रैक्टिस को खुद भी फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कोई एप्लीकेशन हो तो सिंपली 50 रुपए की फीस के थ्रू आप इसको फाइल कर सकते हो। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा कि अगर मान लो आप सीएटी के ऑर्डर के साथ संतुष्ट नहीं हो तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? द आंसर इज यस। आपको एक रिट पिटीशन डालनी है अंडर आर्टिकल 226 227, कहां पर? हाई कोर्ट के अंदर। ये बात कभी भूलना मत, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं, हाई कोर्ट के अंदर जाएगी एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। जो क्वालिफिकेशन होती है ना मेंबर्स की, वो नोटिफाई करी जाती है किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कि मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली क्या करा हुआ है इन्होंने, ये करा हुआ है कि जो भी इनके सैलरीज अलाउंसेज होंगे वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही अनाउंस करेगा। इनफैक्ट जो टर्म्स ऑफ ऑफिस है वो होगा 4 साल, एंड साथ ही साथ अपर एज लिमिट होगी 67 ईयर्स की फॉर चेयरपर्सन एंड 67 फॉर द मेंबर्स। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट भी है कि मिनिमम एज 50 साल तो होनी चाहिए फॉर चेयरपर्सन और द मेंबर। तो ये सारे डिसीजंस किसके द्वारा लिए गए हैं? बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई बात समझ में? और जो इसके चेयरपर्सन और मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे वो कौन करेगा? एक सर्च कम सिलेक्ट कमेटी। कहने का मीनिंग क्या, एक कमेटी पहले बनाई गई है, ये देखेगी कौन इसका चेयरपर्सन और कौन इसके मेंबर्स होने चाहिए। तो सर इस कमेटी के अंदर कौन आता है? जो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। यहाँ आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जज जो उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया है। इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी आपको 2 सेक्रेटरीज देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा जो चेयरपर्सन अभी जा रहे हैं, ठीक है, जो सिटिंग और आउटगोइंग है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हो गया और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी यहाँ पर इसके मेंबर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट जो ट्राइब्यूनल जिसके लिए पर्पस के लिए किया जा रहा है वहां पर उस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, जैसे कहने का मतलब मान लो हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं, अब ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से है ना, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी भी यहाँ पे होगा, पर उसके पास वोटिंग राइट्स नहीं होंगे। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे कि ट्राइब्यूनल्स कैसे वर्क करते हैं। अब इसी तरह से 2009 में इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर हमें क्वेश्चन देखने को मिला था। इसको एक बार अटेम्प्ट करना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा इसका आंसर सही होना चाहिए। आगे चलते हैं। आईसीसीआर, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। देखो पहली बात तो समझो कि आईसीसीआर आखिर आता कहाँ है। देखो ये हमारी एक मिनिस्ट्री है, बताओ कौन सी मिनिस्ट्री? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है? आंसर इज नो, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखोगे। आईसीसीआर कम्स अंडर व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सर काम क्या है, अभी क्यों न्यूज में है? देखो पहले बात तो काम तो इसका यही है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कल्चर है उसको हम कैसे दूसरी कंट्रीज के साथ इसको एक्सचेंज करें। आई बात समझ में? अब बात समझ पाए ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडियन कल्चर को हम दूसरी कंट्री के साथ कहीं ना कहीं उसके रिलेशंस को और इंप्रूव करना चाहते हैं। अभी न्यूज में क्यों आया है? क्योंकि इंडिया में ना नियरली 48,000 फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब ये जब स्टूडेंट्स अपने घर वापस जाएंगे, मान लो कोई यूएस गया, कोई कनाडा गया, किसी भी कंट्री में वापस जा रहे हैं, तो वहां पर वो इंडिया के बारे में कुछ जाके बात करेंगे ना कि भैया इंडिया में तो बहुत अच्छा है, लोग इतने ज्यादा हमें रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इतने अतिथि देवो भव हो गया, ये सारी बातें करेंगे ना, बिल्कुल। तो एक तरह की ना इससे क्या होता है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी इंडिया की प्रमोट होती है। समझ गए हो? तो यही यहाँ पे फोकस है। तो इन्होंने E3 एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग्स। यहाँ पर क्या होगा, एक तरह से जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस की कुछ प्लेसेस हैं वहां पर इनको विजिट करवाया जाएगा, ताकि एक तरह से ना ये इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर की तरह वर्क करें। ठीक है ना। आप अगर मान लो कि खुद सोचो कि अगर कुछ स्टूडेंट्स आए इंडिया में और वो बोलें कि नहीं यार इंडिया तो बड़ा गंदा है, ऐसा है, ये सारी चीजें हैं, तो इंडिया की इमेज खराब होती है। वेयर अगर इन्होंने ये नोटिस किया कि नहीं यार यहाँ पे लोग अच्छे हैं, यहाँ पे प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे योगा, नेचुरल हेरिटेज, जो नेशनल हेरिटेज है, ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो डेफिनेटली इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स की तरह ये वर्क करेंगे। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, एक हमारे पास सर्वे है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, जिसको कौन लेके आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बताया है कि पहले हमारे पास 49,400 के आसपास स्टूडेंट होते थे 2019-20 में,
फिर 20-21 में ये नंबर घटकर अराउंड 48,000 हो गया है। तो करंटली 48,000 के अराउंड ये स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं। इसके अलावा आईसीसीआर ने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है, इंडियन एलुमनाई पोर्टल, ताकि कहीं ना कहीं ना हम कनेक्ट रखें फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ जो इंडिया में स्टडी करे हैं, और एक तरह से लिंकेज इनकी बनी रहे इंडिया के साथ। ये यहाँ पर फोकस है। आईसीसीआर क्या है ये मैंने आपको समझा दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंतर्गत है। 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के। और एक तरह से दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने के अंदर ये फोकस करता है, ठीक है, कैसे उनके साथ रिलेशंस इंप्रूव करने हैं, डिफरेंट पॉलिसीज का कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, ये सारे यहाँ पर काम है। एंड साथ में ही कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो गया, ये सारे यहाँ पे इसके फंक्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपर कैपेसिटर्स। देखो आप एक बार सोचने की कोशिश करो, एनर्जी एक ऐसी चीज है ना जहां पर दुनिया बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, पर कई बार ऐसा भी तो होता है कि हमने एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा कर ली पर कंज्यूम उतनी हुई नहीं, होता है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें जो एक्सेस वाली एनर्जी है उसके लिए स्टोरेज चाहिए होगी, उसको स्टोर करना पड़ेगा। अब स्टोर आप बहुत जगह से कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैटरी के अंदर स्टोर कर सकते हो, आपके लैपटॉप हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, यहाँ बैटरी लगती है ना, बिल्कुल। पर यहाँ पर ना कुछ दिक्कतें हैं बैटरीज के साथ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इनको चार्ज करने के अंदर बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो उसी का एक सोल्यूशन क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या होता है आप जब भी जानते हो, ठीक है। कैपेसिटर एक तरह की जैसे एक इनके पास कैपेबिलिटी होती है कि एनर्जी को अपने अंदर ये स्टोर कर पाए, ठीक है, और साथ ही साथ ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इनकी विद इन सेकेंड्स हो जाती है, बड़ी तेजी से इनकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो जाती है। कहने का मीनिंग क्या, काम वही है, स्टोरेज का ही काम है, ठीक है। तो इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो। बट यहाँ पर भी ना जो नॉर्मल कैपेसिटर्स होते हैं उनके कुछ इश्यूज होते हैं कि वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, इस तरह ना काफी वो इतने इफेक्टिव नहीं है। तो जो सुपर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, ये वर्ड सुनना ना सुपर, तो मैं कहने का मीनिंग क्या, इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बढ़ गई है। यहाँ पर क्या होगा, एक छोटी सी टाइनी डिवाइस है जो कि बहुत सारा इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो जो कैपेसिटर की दिक्कतें थी कहीं ना कहीं इसने उसको भी सॉल्व कर दिया, और जो बैटरी की दिक्कत थी कि लंबा टाइम लग जाता है चार्ज करने के लिए, तो उसको भी काफी हद तक ये सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। तो आईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा इन्होंने इस पर्टिकुलर एक नया अल्ट्रा माइक्रो सुपर कैपेसिटर को बनाया है। फोकस क्या होगा यहाँ पे कि देखो, पहले तो इसका साइज ही बहुत छोटा है एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और इसको अलग अलग जगह पे आप यूज कर सकते हो। आपके स्ट्रीट लाइट्स हो गया, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, ये सभी जगह इसको यूज किया जा सकता है। या फिर इस तरह से आप नोटिस कर सकते हो इसकी जो वर्किंग होती है। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्या था वो समझ आ गया। तो इसने जो गैप था ना बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स और रिचार्जेबल बैटरीज, उसके बीच के गैप को एक तरह से ब्रिज कर दिया है। इसको अल्ट्रा कैपेसिटर हो गया, डबल लेयर्ड कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत सारी एनर्जी को ये स्टोर कर सकता है, रिलीज कर सकता है। अगर आप नोटिस करोगे जो नॉर्मल कैपेसिटर्स है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, उसके कंपैरिजन में 10 से 100 टाइम ज्यादा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मास को ये स्टोर कर लेता है। तो काफी यहाँ पे उसकी तरह इफेक्टिव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बहुत ही रैपिडली चार्ज और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो जहां पर भी ऑटोमोबाइल्स, बसेस, ट्रेन, जहां पर इस तरह की चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पर सुपर कैपेसिटर डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, राइट। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, NMNF, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। सर इसका क्या मीनिंग है, देखो गवर्नमेंट ने ना नेचुरल फार्मिंग के ऊपर एक नया मिशन अनाउंस किया है। पहली बात तो ये समझ लो कि सर नेचुरल फार्मिंग क्या है। देखो, एक होती है आपकी केमिकल फार्मिंग, ठीक है ना, जहां पर आप केमिकल्स वगैरह का यूज कर सकते हो, उनका पेस्टिसाइड्स हो गया, उनके फर्टिलाइजर हो गया, ये सब यूज कर सकते हो। पर यहाँ पे जब हम बात करते हैं नेचुरल फार्मिंग की, यहाँ पर हम बिल्कुल केमिकल फ्री फार्मिंग, केमिकल चाहिए ही नहीं, ठीक है। जो आपका देसी काऊ हो गया उसको यूज करो, जो लोकली आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करो, जो ट्रेडिशनल इंडिजिनस प्रैक्टिस है आपकी सालों साल चली आ रही हैं उनको एक तरह से यूज करो। इससे होगा क्या, इससे होगा यही सारी चीजें कि किसानों को भी आसानी होगी, हमारी जो सॉइल है उसके अंदर का ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ेगा। ये सारे बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इसी वजह से हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को लॉन्च किया है, समझ गए। अब आप नोटिस करना कि ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये 2023 से लेकर 2026 तक रन करेगा, ठीक है। और ये एक तरह की इंडिया ऐसा है कि नई स्कीम है, ठीक है। जो पहले हमारे पास स्कीम होती थी ना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, उसको एक तरह से हमने अपस्केल किया है और एक नई और सेपरेट इंडिपेंडेंट स्कीम इसको बना दी है, ताकि नेचुरल फार्मिंग को हम प्रमोट कर पाए। फोकस आप समझ गए हो कैसे हम केमिकल फ्री फार्मिंग से दूर जाना चाहते हैं। और यहाँ पे फोकस यही है कि एक तरह से काउ बेस्ड लोकली प्रोड्यूस इनपुट्स को यूज किया जाए। यहाँ पर होगा क्या ना, फार्मर्स को पैसे दिए जाएंगे, एक तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, 15,000 रुपया पर हेक्टेयर पर ईयर। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर किसानों को बेनिफिट्स तब दिए जाएंगे जब वो एक्चुअली कमिट कर लेंगे कि हाँ हम नेचुरल फार्मिंग करेंगे, और एक्चुअली उसको यूज भी करने लग जाएंगे, नेचुरल फार्मिंग को अपने यहाँ यूज करने लग जाएंगे। अगर मान लो कोई किसान बाद में मुकर गया कि नहीं भैया मैं तो चलो एक मैंने स्टार्ट कर दिया था, अब वापस केमिकल के ऊपर चला गया, तो वहां पर अगर ऐसा हो जाता है
तो फिर उसके जो पैसे है ना, क्योंकि 3 साल के लिए दिए जा रहे थे, तो उसको वहीं पे रोक देंगे, आगे की इंस्टॉलमेंट उसको नहीं दी जाएगी। अब होगा कि यहाँ पे एक एफएफएस करके चीज है, फार्मर फील्ड स्कूल। तो पहले साल में ना एफएफएस को हम क्रिएट करेंगे ताकि लोगों के अंदर हम अवेयरनेस बता पाए कि कितना यहाँ पे फायदा होता है नेचुरल फार्मिंग का। उसको फायदे बताने के लिए हमने ये फार्मर फील्ड स्कूल की बात करी है। उसी तरह से बीआरसी, बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, सेंटर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम 15,000 भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर को स्टैब्लिश करें, ताकि ये जो चीजें चाहिए ना, काउ डंग हो गया, यूरिन हो गया, नीम हो गया, जिसको हम यूज करेंगे नेचुरल फार्मिंग के अंदर, उनका आसानी से लोगों के पास, किसानों के पास ये चीज पहुंच पाए। ये यहाँ पे फोकस है। इससे क्या होगा, किसानों की आमदन भी बढ़ेगी, क्योंकि देखो आपने जो केमिकल्स हैं उनको नहीं खरीदा, कहीं ना कहीं उसका खर्चा बच गया, ठीक है। और एनिमल हस्बेंड्री मॉडल्स भी कहीं ना कहीं प्रमोट हो पाए, लोकली हम काफी लोगों को एम्पावर कर पाए। ये सारी चीजें यहाँ पे फोकस है। साथ में ही आपका जो अवेयरनेस हो गया, इसके ऊपर फोकस है। एक तरह के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली इनको वैलिडेट किया जाएगा कि ये सारे एस्पेक्ट को हम यूज कर रहे हैं, उसको और स्केल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, राइट। नेचुरल फार्मिंग क्या होती है मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। इसके बेनिफिट्स भी आप देख चुके हो, डिफरेंट डिफरेंट काउ डंग फॉर्मुलेशन हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर को हटाना, पेस्टिसाइड को हटाना, उसकी जगह पे डेफिनेटली ये सारी चीजें यूज करना ताकि आपकी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंप्रूव हो। ये यहाँ पर इसका फोकस रहने वाला है, ठीक है जी। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था इकोनॉमी के रिगार्डिंग 2019 में कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपका करेंसी रिस्क है उसको कम करने के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं। देखो करेंसी रिस्क का मीनिंग क्या होता है, करेंसी रिस्क का मीनिंग होता है जैसे मान लो आपका रुपी है, अब रुपी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचानक से बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया। जैसे मान लो आज $1 इक्वल टू 70 था, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को $1 इक्वल टू 80, $1 इक्वल टू 90, कुछ इस तरह से हो जाए, ठीक है ना। तो होता क्या है ना, जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो देखो आप नोटिस करो, पहला स्टेटमेंट देखो, फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडिया आईटी सेक्टर। अगर हमारा आईटी सेक्टर से कुछ डॉलर्स आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी आ रही है, तो क्या होगा, आपके पास एक क्वेश्चन हो जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा डॉलर्स आ जाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा डॉलर्स आप क्या कर सकते हो, अगर जरूरत पड़ी तो मार्केट में आप सेल कर सकते हो इस एक्स्ट्रा डॉलर्स को, समझ रहे हो। अगर $1 इक्वल टू मान लो 80 हो गया है, अब क्या हो रहा है, डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा हो चुकी है ना। और अगर हमने करेंसी क्राइसिस को कहीं ना कहीं रोकना है तो क्या करेंगे, इस डॉलर को बेचेंगे ना यार यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि ये जो रेशो है या फिर ये जो इक्वेशन है $1 इक्वल टू 80, इसको हम कहीं ना कहीं मेंटेन कर पाए। अगर आपके पास डॉलर होंगे ही नहीं तो आप इसको मेंटेन नहीं कर पाओगे, आप सेल नहीं कर पाओगे अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को, ठीक है। तो ये एक इशू आ सकता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास आईटी सेक्टर से बाहर से डॉलर्स आ रहे हैं तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा एज है, हमारे पास एक क्वेश्चन क्वेश्चन बन चुका है जिसको हम मुश्किल के समय में यूज कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, हमारे जो कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं जो बाहर गए हुए हैं, अगर वो हमें डॉलर भेज रहे हैं तो क्या होगा, फॉरेन करेंसी आएंगी ना इंडिया में भैया। अगर फॉरेन करेंसी आएंगी तो वही सेम चीज हमारे पास क्वेश्चन बनता जाएगा एंड उसको हम कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे जब मुश्किल वाली सिचुएशन आएगी। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, यार इसका क्या मतलब, ये कैसे हो पाएगा, ठीक है ना। ये क्या, इससे क्या इस पर्टिकुलर चीज से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने से हमारे पास एक्स्ट्रा फॉरेक्स रिजर्व्स आ रहे हैं, द आंसर इज नो। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक होगा, बी 1 और 3 ओनली, ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। आई बात समझ में, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आज आपको इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर मुझे, सॉरी ये नहीं, ये इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है विद रिगार्ड्स टू कैट, एंड उसके साथ में ही जो आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, उसका भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या उसका आंसर होना चाहिए। कल मैंने जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बताता हूँ। एपेक, ये तो आज ही हमने देखा, क्या इसका इंडिया एक मेंबर है, नहीं, ये इंडिया का मेंबर इसका नहीं है, बिल्कुल फॉल्स है। सर्टिन, क्या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, नहीं सर, ये आता है किसके अंदर, मीटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ठीक है ना। इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम देखा था ना कल, तो मीटी मिनिस्ट्री है इसकी, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तीसरा, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या $2 ट्रिलियन का हमें टारगेट अचीव करना है फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज बाय 2030, ये बात बिल्कुल ट्रू है। चौथा, गामोचा, क्या ये, ठीक है, हैंड वोवन रेक्टेंगुलर कॉटन पीस है क्लॉथ का, रेड बॉर्डर जिसके होते हैं, जिसको जीआई टैग 2022 में मिला, ये बात भी ट्रू है, ठीक है। असम के केस में हमने देखा था, इसका पूरा डिस्प्यूट भी समझा था, तो ये बात ट्रू हो जाएगी। पांचवा, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्या 2023 से 2032 के लिए एप्लीकेबल है, ये फॉल्स है। एक्चुअल में ना मैंने आपको नो एंड डेट बताया था, किसी ने इनफैक्ट मुझे कमेंट्स में पूछा भी, सर कि नो एंड डेट का मीनिंग क्या है। देखो पहले जो पॉलिसीज बनती थी ना, वो जनरली हम 5 साल के लिए बनाते थे कि 5 साल के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, अगले 5 साल हम ये करेंगे। यहाँ पर कोई एंड डेट नहीं है, जब हमें मन करेगा इसको अपडेट करने का तब हम उसको अकॉर्डिंगली अपडेट कर लेंगे। आप देखो ना दुनिया में ना चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, समझ रहे हो।
इंडस्ट्री का रोज रोज कुछ नई चीजें आ रही हैं, वर्ल्ड ट्रेड जो है नया नया चीजें करता जा रहा है, तो उसका जो फीडबैक आता जाएगा उस हिसाब से हम इस पॉलिसी के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो देर इज नो एंड डेट कि इस दिन को खत्म हो जाएगी ये पॉलिसी, ऐसा नहीं है, कोई एंड डेट नहीं है, कोई यहाँ पे सनसेट क्लॉज हमने नहीं डाला हुआ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो कोई टाइम पीरियड इसका नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगी। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसी तरह से इन 5 क्वेश्चंस का और बाकी क्वेश्चंस का भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, ठीक है। फिर कल हम उनको डिस्कस कर लेंगे। शाम को आज सीसेट की वीडियो भी आपको मिल जाएगी ताकि आप क्लॉक्स को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। अगर आपको इसको लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जाके इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। राइट फ्रेंड्स, दिस इट फॉर टुडेस वीडियो। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।